हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी को। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस हर एक वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो, झारखंड उत्पाद सिपाही हो, या फिर बीएसएससी सीजीएल हो, आरआरबी, एसएससी। हर एक एग्जामिनेशन में इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम इस सब्जेक्ट को इस प्रकार से तैयार करेंगे कि आपसे एक भी क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से पूछा जाए तो आपसे ना छूट सके। दोस्तों, इसके लिए इसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को अच्छे से ध्यान से केवल सुन लीजिएगा एक या दो बार, तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। क्लास में ही याद करवाएंगे, यह गारंटी है, लेकिन बहुत अच्छे से ध्यान से इसे सुनना होगा। आज यह पहला क्लास है जिसमें आज हम देखने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। क्या देखेंगे? भारत का संवैधानिक इतिहास। अभी जो भारतीय हमारा जो भारत है, हमारा प्यारा भारत का जो संविधान है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसके निर्माण की नींव कहां से पड़ी, इसका फाउंडेशन कहां से पड़ा है, इसकी कुछ कहानी है या नहीं, इसका इतिहास क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ, चीजों को कहां से लिया गया, यह जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, जो संवैधानिक व्यवस्था है, इसका विकास कैसे हुआ, इसका आधार कहां से है, सब कुछ हम लोग देखेंगे और इस प्रकार से इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे कि हर एक क्वेश्चन हमें समझे। और क्लास में ही आपको चीजों को याद करना है और पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज कर लेना है, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले भारतीय संविधान का इतिहास देखने से पहले आपको कुछ चीजों को समझना होगा, जिससे कि चीजें आसान हो जाएगी समझना। दोस्तों, आज से लगभग 600 से 700 साल पहले की बात है। आप तो जानते ही हैं, हमारा प्यारा भारत धन संपदा से संपन्न था। यह इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो विदेशियों के द्वारा भारत जो है, हमेशा भारतवर्ष हमेशा इसको अट्रैक्ट करते रहा है। यहां पर लोग आकर के व्यापार करते थे, कुछ चीजों को लूट कर खसोट कर यहां से लेकर के जाते थे। जो गरीब भूखे नंगे लोग होते थे, यहां आते थे, यहां से लेकर के जाते थे और उसका कुछ पेट भर जाता था। आप तो इसके बारे में जानते ही होंगे। बहुत सारे भूखे नंगे लोग भारत पर आए, आक्रमण किए और यहां से चीजों को लेकर गए और उसका पेट किसी प्रकार से पलता था हमारे प्यारे भारत के बदौलत। तो यहां से व्यापार तो करते ही थे लोग। तो आज से लगभग 700 साल पहले की बात है। 16वीं शताब्दी, मतलब 16वीं शताब्दी का मतलब आप क्या समझेंगे? 1500 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी के बीच का जो काल है, 16वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1599 1598 ईस्वी की बात है कि भारत में व्यापार करने के लिए लंदन के कुछ लोगों के द्वारा क्या किया जाता है कि अरे चलो भारत में व्यापार करना है, वहां से चीजों को लेकर के आएंगे, यहां पर बेचेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे और पूरा माल छापेंगे। तो इस प्रकार से लंदन के व्यापारियों के द्वारा ऐसा सोचा गया कि चलो भारत में व्यापार किया जाएगा। तो उसके लिए उस समय एक कंपनी की स्थापना करी गई थी, लंदन कंपनी की। किसकी स्थापना करी गई थी? याद रखिएगा सारी चीजों को। अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी आप कुछ पॉइंट को लिख सकते हैं। तो लंदन कंपनी की स्थापना करी गई थी। और फिर क्या होता है आगे, मतलब जो कंपनी, जो ब्रिटेन था, जो ब्रिटेन है, लंदन तो वही है। तो ब्रिटेन के जो प्रशासनिक अधिकारी वगैरह थे, जो महारानी वहां की थी, एलिजाबेथ। कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। और 1600 ईस्वी के अंतिम महीनों में क्या करते हैं? 1601 ईस्वी के आसपास में अंतिम महीनों में क्या होता है कि लंदन कंपनी जो है, इसको बोला गया कि जाइए आप भारत और पूर्वी क्षेत्रों के साथ व्यापार कीजिए और पूरा माल छापिए और उसका कुछ जो प्रॉफिट होगा उसका परसेंटेज मैं आपसे लूंगी। महारानी एलिजाबेथ ने ऐसा बोला और कंपनी को, यहां पर जो लंदन कंपनी को कहा गया कि जाइए, और कंपनी को 15 वर्षों का अधिकार पत्र दिया गया कि पूर्वी क्षेत्रों के साथ, भारत के देश के साथ आप व्यापार कर सकते हैं 15 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। और यह लंदन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब पूर्वी देशों के साथ तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आ जाती है, मुंह उठाकर भारत में व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए आ जाती है। और इसे 15 वर्षों का क्या दिया जाता है? अधिकार पत्र दिया जाता है। किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। लेकिन जब यह लोग यहां पर व्यापार करने आते हैं तो यहां की संपदा, धन संपदा और यहां की चीजों को लेकर के जाते हैं, वहां पर जाकर के पूरा मुनाफा कमाते हैं, माल छापते हैं। तो इससे क्या होता है? उन लोगों को लालच हो जाता है, भारतवर्ष को छोड़ने का मन नहीं करता और दीमक की तरह इसको क्या करते हैं? अंदर से खोखला करने लगते हैं और यहां पर चूसने लगते हैं, यहां के लोगों को शोषण करने लगते हैं। किस प्रकार से इसका इतिहास है, सब कुछ हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन आप इस
इस प्रकार से इसे समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहां पर व्यापार करने का शुरुआत किया। शुरुआत में इसे 15 वर्षों का क्या मिला, अधिकार पत्र मिला कि आप उस तरह से यहां से व्यापार कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके इसको बढ़ाते गया, अधिकार पत्र को बढ़ाते गया, क्योंकि मुनाफा बहुत हो रहा था और माल यहां से लूट लूट करके लेकर के जा रहे थे और पूरा मुनाफा कमा रहे थे, यहां के लोगों को शोषित कर रहे थे। क्योंकि यहां के लोग सीधे साधे थे और उस प्रकार का छल प्रपंच नहीं जानते थे, लेकिन यह जो अंग्रेज लोग थे, थेथर लोग थे और यहां से जा ही नहीं रहे थे। 15 वर्षों के बाद 20 वर्ष, 20 वर्षों के बाद और 20 वर्ष, 20 वर्षों के बाद और 20 वर्ष, और लगातार कंपनी जो है 1858 ईस्वी तक उसी प्रकार से यहां पर व्यापार करती रही। और इसके बाद तो आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति होती है। अंग्रेजों की जो कुप्रथा है, अंग्रेजों की जो यह मतलब दूषित नीतियां हैं, इसके खिलाफ यहां के लोगों के मन का जो उद्गार है निकल उठता है, ज्वालामुखी निकल उठता है। 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद जो कंपनी का शासन हट करके डायरेक्ट संसद, जो ब्रिटिश संसद है, उसका शासन आता है। तो उस प्रकार से हम सब कुछ बात करेंगे, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो क्या होता है कि यहां पर जब व्यापार शुरू कर देता है ये कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहां से पूरा माल छाप छाप करके लेकर के जाने लगा। अब जब यह पूरा यहां से मुनाफा होने लगा, प्रॉफिट होने लगा, तो उसके बाद क्या है, तो पहले तो व्यापारिक गतिविधियों के लिए ये लोग आए थे, लेकिन बाद में इसके पास जब पैसा, अब तो जानते हैं पैसा जब किसी के पास होने लगता है और यहाँ के पैसों से, यहाँ के धन से इसको लालच होने लगा, तो ये लोग क्या किया, यहाँ पर अपना कोठियां बनाने लगा, फैक्ट्री बनाने लगे। और फिर क्या होता है, ये धीरे धीरे व्यापारिक के बाद, व्यापार करने के साथ ही साथ यहाँ के राजनीतिक गतिविधियों में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभाव इसका मतलब यहां पर जमने लगा। देखिए, औरंगजेब का जब मृत्यु हो जाता है 1707 ईस्वी में, तो उसके बाद क्या होता है, यहां का जो प्रशासन, यहां का जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं, यहां का जो प्रशासन है थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, जिसके कारण से अंग्रेज अपना राजनीतिक और प्रशासनिक जो प्रभाव है यहां पर जमाने लगते हैं और यहां पर राजनीतिक गतिविधियों में इंटरफेयर करने लगते हैं। और बात आती है 1757 ईस्वी की, किसकी, 1757 ईस्वी की, जबकि प्लासी का युद्ध होता है और सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद तो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वह चेंज हो जाता है और अंग्रेजों का लगभग पूरी तरह से पूर्वी भारत में क्या होता है, अपना आधिपत्य ये लोग जमा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद को ऐसा लगता है कि जो कंपनी है भारत में व्यापार कर रहा है, पूरा माल भी छाप रहा है और यहाँ भ्रष्टाचार पूरा फैल गया है। और ये कंपनी जो है ब्रिटेन में जब अपने देश में जाती थी माल कमा करके, तो वहां पर भी अव्यवस्था फैलाती थी। चूंकि धन ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, मन औला बौला हो जाएगा, है ना, औरा बावरा, जिसे कौरा बावरा कहते हैं, वो होने लगा इससे कंपनी के लोगों का। तो ब्रिटेन का जो शासन है, जो संसद है, ब्रिटिश संसद, वो सोचा कि कंपनी पर कुछ लगाम लगाया जाए, ये थेथरवा लोग पर कुछ लगाम लगाया जाए। और इसके कारण से वो अलग अलग समय पर कुछ एक्ट, कुछ अधिनियम, चार्टर एक्ट वगैरह कंपनी, संसद जो है कंपनी पर लगाने लगा कि कंपनी के ऊपर कुछ लगाम लगाया जाए, जिससे कि वहां पर जो शासन व्यवस्था है वह थोड़ा सा ठीक ठाक से हो, भ्रष्टाचार कम हो, कुप्रशासन की व्यवस्था हट जाए। तो इस प्रकार से अलग अलग जो नियम आए, अधिनियम आए, उस वही जो है भारतीय संविधान के विकास का ये कड़ी है और यहीं से भारतीय संविधान के लिए कुछ कुछ व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले कंपनी जो कि संसद, देखिए सबसे पहले क्या होता था, ब्रिटिश संसद से, ब्रिटिश संसद, ब्रिटेन का जो संसद है वहां से कंपनी के ऊपर, ठीक है, भारत में कंपनी, आप क्या करो, कंपनी जो है वहां पर राजनीतिक और प्रशासनिक, व्यापारिक सब कुछ तुम करो, लेकिन ये नियम जो है ब्रिटिश संसद कंपनी के ऊपर बनाती थी और कंपनी यहां पर शासन व्यवस्था करता था। तो संसद, ब्रिटिश संसद डायरेक्ट भारत पर क्या बोलते हैं, प्रशासन नहीं करता था, कंपनी के माध्यम से करता था। तो इसीलिए कहा जाता है, शुरुआत होता है कंपनी के शासन अधीन, जो अधिनियम आए कंपनी के शासन के अधीन। और इसमें कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन से एक्ट आए हैं जो ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को कहा गया, कंपनी पर लगाया गया, और वो सारे के सारे अधिनियम को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, याद रखिएगा, सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और यह मैंने बताया था 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 का बक्सर का युद्ध। इसके बाद तो कंपनी का पूरा शासन जो है भारतीय राजनीतिक
शासन पर लग गया, आधिपत्य जम गया था लगभग। तो उसके बाद जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी पर कुछ-कुछ अधिनियम अलग-अलग समय पर लगाया गया। सबसे पहले 1773 में क्या आया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। कौन-सा आया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। देखिए, इससे पहले भी चूँकि 1600 ईस्वी के आसपास अंग्रेज यहाँ पर इन्वेड किया था, घुसा था और धीरे-धीरे अपना पाँव जमाने लगा। तो अलग-अलग जगहों पर जो इसकी कोठी थी, जो अंग्रेजी क्षेत्र था, ब्रिटिश क्षेत्र जो इन्होंने बना लिया था, वहाँ पर क्या होता था 1773 से पहले गवर्नर होता था। जैसे कि बंगाल का गवर्नर, मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर, बंबई का गवर्नर। तो गवर्नर इस प्रकार से कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था चलाता था। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या होता है कि कंपनी में जो भ्रष्टाचार और कुप्रशासन फैल गया था, इसको दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। इसे याद रखिएगा कि 1700 जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, वह क्यों आया? तो कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करना ही इस रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था। और यह रेगुलेटिंग एक्ट किसके द्वारा लगाया गया था? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा। यानी कि कंपनी के ऊपर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो सके, कंपनी के ऊपर कोई लगाम लगाया जा सके, उसके लिए लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कंपनी में भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए लगाया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला। अच्छा, क्या होता है? इससे पहले बंगाल का गवर्नर होता था, मद्रास का गवर्नर होता था, बंबई का गवर्नर होता था। तो ये अलग-अलग प्रेसिडेंसी जो थे, उसके गवर्नर होते थे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद क्या कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है, उसे कहा गया कि अब वह बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्या कहा गया? जो बंगाल का गवर्नर है, वह अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। याद रखिएगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, बंबई प्रेसिडेंसी है, उन दोनों को बंगाल के अधीन कर दिया जाए। क्या किया जाए? बंगाल के अधीन कर दिया जाए। बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कर दिया जाए। यानी कि बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, बंबई का गवर्नर, तीनों का गवर्नर एक ही होगा, जिसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और जो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, आप उसका नाम जानते होंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। अच्छा, इसी एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, चूंकि कानून व्यवस्था ठीक ठाक से हो पाए, उसके लिए क्या किया गया कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने का प्रावधान इसी में आया। क्या आया? इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, ऐसा कहा गया। और 1773 में था, लेकिन 1773 में यह प्रावधान आया था, लेकिन बना कब? 1774 में। कब बना? 1774 में। और इसके प्रमुख न्यायाधीश जो थे सबसे पहले, वह थे एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। आपको यह सब पता होगा, लेकिन याद रखिएगा सारी चीजों को। एलिजा इम्पे कौन था? एलिजा इम्पे। अच्छा, अब क्या होता है? ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था कंपनी के ऊपर लगाम लगाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो उसके लिए भारत में दो संस्थाओं को बनाया गया। क्या कहा गया? उसके लिए दो संस्थाओं को बनाया गया। एक था, याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ प्रोपाइरेटर्स, ऐसा करके, कोर्ट ऑफ प्रो प्राइटर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो याद रखिएगा, एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स मतलब जो निवेशक, जो इन्वेस्टर्स से, कंपनी में जो इन्वेस्ट करते थे, उसका एक अलग बोर्ड था, एक अलग परिषद था। और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दो संस्था बनाया गया, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स बनाया गया था, जिसके द्वारा कंपनी के ऊपर शासन व्यवस्था बनाया जा सके, कंपनी के ऊपर लगाम लगाया जा सके। अच्छा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो मेंबर्स की संख्या था, वह 24 था। और इन्हीं 24 मेंबर्स में से इन्हीं लोगों के द्वारा एक जो मेंबर होता था, उसे अध्यक्ष बना दिया जाता था, चुन करके। यही 24 लोग उसे चुन करके बनाते थे और कंपनी के ऊपर शासन व्यवस्था चलाते थे। तो याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24
सदस्य थे। क्या थे? 24 सदस्य थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अब देखिए क्या होता था कि जब गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया किसे? तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। तो अब गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए गवर्नर जनरल के परिषद में गवर्नर जनरल का मंत्री परिषद बनाया गया और उसमें जो है मेंबर्स की संख्या दी गई। गवर्नर जनरल के मंत्री परिषद में मेंबर्स की संख्या 4 रखी गई। कितनी रखी गई? 4 रखी गई। याद रखिएगा, 4 सदस्य बनाया गया। एक तो 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। तो कुल कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य हो गया। कितना? गवर्नर जनरल के मंत्री परिषद में 5 सदस्य हो गया, 4 ऐसे सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य और एक। अब जब कोई कानून या कोई बात होती थी, किसी चीज़ों पर मुद्दा उठता था, तो इन लोग क्या होते थे, बैठ करके बात करते थे कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो कोई कानून, नियम, व्यवस्था के लिए बनाया जाना होता था, तो ये लोग क्या करते थे, अपने में बैठ करके बात करते थे और उस पर वोटिंग होता था। वोटिंग होता था और अगर क्या बोलते हैं कि जैसे 5 लोग था टोटल, एक गवर्नर जनरल और 4 मंत्री परिषद के सदस्य, तो जो 5 लोग था, इनमें से 3 लोग अगर सहमति दे देते थे, 3 में से 5 में से 3 लोग अपना सहमति दे देते थे, तो उसे कहा जाता था बहुमत द्वारा यह पारित हुआ और वह कानून बन जाता था। लेकिन लेकिन जो गवर्नर जनरल होता था, याद रखिएगा, जो गवर्नर जनरल, जो पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, उसके पास एक हक था कि वह निर्णायक मत दे सकता है। क्या कर सकता है? निर्णायक मत दे सकता है। निर्णायक मत की स्थिति कब आती थी? 50-50 की अवस्था में। मान लिया कि 2 लोग किसी एक के पार्टी में है और दूसरा 2 लोग एक पार्टी में है। अब 4 लोग में से 2 एक और है और दूसरा 2 एक और है। तो अब क्या करे? तो गवर्नर जनरल का होता था कि एक वोट उसके पास रहता था और जो जिसकी ओर वह एक वोट दे देता था, तो वह क्या होता था? कानून बन जाता था। तो इस प्रकार से यहां पर क्या होता था, केवल जब 50-50 की अवस्था आती थी तभी निर्णायक मत हो पाता था। लेकिन अगर 3 लोग, 4 में से 3 लोग अगर कोई चीज पर सहमति दे दिया, तो उसके लिए गवर्नर जनरल का भी आवश्यकता नहीं होता था कि गवर्नर जनरल उसमें कुछ इंटरफेयर कर पाए। यानी कि गवर्नर जनरल का थोड़ा कद अभी छोटा था। तो आप लोग यहां पर समझ गए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। क्यों? कंपनी में, ये जो कंपनी यहां पर व्यापार कर रही थी, तो इसके बाद माल जो छाप रही थी, तो भ्रष्टाचार होने लगा, कुप्रशासन होने लगा। इसको दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके लिए एक परिषद बनाया गया, मंत्री परिषद। उसमें सदस्यों की संख्या 4 थी और एक गवर्नर जनरल को टोटल 5 वोटिंग होता था, निर्णायक मत गवर्नर जनरल के पास होता था। और इस प्रकार से हम लोगों ने अच्छे से सारे चीजों को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का देख लिया। अब रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? चल रहा है, ठीक है। तो और थोड़ा-सा इसमें कुछ संशोधन करने लगा लोगों को, जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ता था, उसके हिसाब से क्या होता था कि कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज होने लगी। तो अब देखिए क्या होता है, आया अगला पिट्स इंडिया एक्ट 1784। याद रखिएगा सारे के सारे चीज़ों को। पहला 1773 और अगला आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। क्या होता है? पिट्स इंडिया एक्ट। यह थोड़ा-सा इसमें मॉडिफिकेशन किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। 1784 में कुछ इसमें मॉडिफिकेशन यह किया गया कि देखिए 1773 में जो ब्रिटिश संसद है, वह नियम बनाती है कंपनी के ऊपर। तो ब्रिटिश संसद का थोड़ा-सा कंट्रोल और ज़्यादा कंपनी के ऊपर बढ़े। लोगों को लगने लगा, ब्रिटिश जो संसद था, उसमें मंत्रिमंडल में लोग जो वहाँ पर मंत्री सब थे, उसको लगने लगा कि थोड़ा-सा नियंत्रण, कंट्रोल कंपनी के ऊपर और लगाया जाए। तो क्या किया गया कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया और कंपनी का मतलब कंपनी के ऊपर जो ब्रिटिश संसद था, उसका नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण को क्या किया गया? बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया? तो उसके लिए एक नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट, नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। क्यों किया गया? तो कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण यानी कि ब्रिटिश संसद का नियंत्रण में थोड़ा सा वृद्धि किया गया, बढ़ोतरी किया गया कि तुम लोग जो इधर उछल कूद कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे गले पर हम इस तरह से फंदा डाल करके रखेंगे कि ज्यादा उछल कूद नहीं कर पाओगे, ज्यादा पैसा का घमंड नहीं दिखा पाओगे और पूरा का पूरा पैसा जो मुनाफा है उसका गबन नहीं करोगे, भ्रष्टाचार नहीं करोगे, कुप्रशासन नहीं करोगे, लोगों को सताओगे नहीं। ये सब के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया और नियंत्रण बोर्ड का गठन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 थी। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है।
इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 थी। याद हो गया? सदस्यों की संख्या 6 थी और कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति भी इसी पिट्स इंडिया एक्ट में लाया गया। यानी कि कंपनी कंपनी जो है व्यापार जो यहाँ चल रहा है भारतवर्ष में या फिर पूर्वी क्षेत्रों में जो व्यापार चल रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कम से कम व्यापार में हस्तक्षेप हो, ठीक है? और कंपनी जो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था भी देख रही थी और व्यापारिक भी देख रही थी, तो आपको राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को अलग किया गया। किसमें? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया। अब देखिए क्या होता है, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद जो थी उसमें सदस्यों की संख्या 4 थी, लेकिन याद रखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट में इन सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई और एक हो गया कौन? गवर्नर जनरल। यानी कि 4 हो गया टोटल। पहले कितना था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में था, टोटल 5 सदस्य होता था, लेकिन इसमें 4 हो गया, एक तो गवर्नर जनरल और 3 अन्य सदस्य। तो इसमें क्या होता था कि किसी भी बात पर अगर सहमति देना होता था तो 2/2 यानी कि 50-50 हो जाएगा, ठीक है? 50-50 हो जाएगा, 3 सदस्य और एक 4 सदस्य। तो गवर्नर जनरल को केवल एक सदस्य की आवश्यकता होती थी कि किसी बात पर अगर सहमति देना होता था, कोई एक सदस्य भी के पास आ गया तो गवर्नर जनरल के पास कितना हो गया? 2 हो गया, 50-50 हो गया, तो गवर्नर जनरल अपना कानून बना लेता था। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया? गवर्नर जनरल के अधिकार को थोड़ा-सा बढ़ाया गया उसके सदस्यों की संख्या में कमी करके। अब ये तो बात हो गया, आपको ये छोटा-सा था पिट्स इंडिया एक्ट। अगला क्या आता है, इसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें कुछ संशोधन किया जाता है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ संशोधन किया जाता है। आगे इसी प्रकार से कारवां बढ़ते जाता है और 1786 का अधिनियम आता है। क्या? 1786 का अधिनियम आता है और यहाँ पर क्या होता है, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को क्या किया जाता है? उसके अधिकारों को और बढ़ाया जाता है कि तुम अधिकार ले लो और कंपनी के ऊपर थोड़ा लगाम लगा करके रखो, तुम्हारा अधिकार हम लोग बढ़ा देते हैं। ब्रिटिश संसद के द्वारा सब कुछ होता है। देखिए यहां पर ब्रिटिश संसद इनडायरेक्टली काम कर रहा है, ब्रिटिश संसद कंपनी के ऊपर और कंपनी भारत में, ठीक है? तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली इसीलिए कहा जाता है कंपनी के शासन के अधीन ये सब अधिनियम हम लोग देख रहे हैं। 1858 तक कंपनी के शासन के अधीन देखेंगे और उसके बाद डायरेक्ट ब्रिटिश संसद का हो जाता है, तो वो अलग बात है। तो 1786 का अधिनियम आया, इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया। तो गवर्नर जनरल को इसमें कहा गया कि आप जो हैं सर्वोच्च सेनापति हैं। क्या हैं? आप सर्वोच्च सेनापति हैं। गवर्नर जनरल को कहा गया। सबसे पहले 1786 के अधिनियम में मुख्य सेनापति सर्वोच्च सेनापति कहा गया। किसे? गवर्नर जनरल को। आज जो आप राष्ट्रपति देखते हैं सर्वोच्च सेनापति, वैसे ही गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। तो ये सब क्या है? वहीं से शुरुआत हो रहा है। हम लोग का जो भी अभी संवैधानिक व्यवस्था है, जैसे कि अभी संविधान में संसद होता है, इसमें बहुमत से पारित मंत्रिमंडल बनते हैं, बहुमत से जो पारित होता है वही कानून बनता है। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देखा था बहुमत वाला काम, तो वहीं से शुरुआत हो गया ना संविधान की व्यवस्था का, संवैधानिक व्यवस्था का। उसी प्रकार से ये व्यवस्था, ये इतिहास है, हम लोग देख रहे हैं। तो गवर्नर जनरल को एक अधिकार यह दिया गया कि किसी भी विशेष परिस्थिति में आपका जो परिषद है, अगर आपको लगेगा कि आपके परिषद के द्वारा बनाया गया कानून को रद्द कर देना चाहिए, तो आप उसे रद्द कर सकते हैं, या फिर किसी भी निर्णय को आप उसे हटा करके अपने नियम को लागू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यानी कि गवर्नर जनरल का कद और ऊंचा कर दिया गया 1786 के अधिनियम के द्वारा। हम लोगों ने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम जो अभी हमने पढ़ा। इसमें 1786 के अधिनियम में आपको सिर्फ यही याद रखना है, गवर्नर जनरल के कद को ऊंचा कर दिया गया। अगर गवर्नर जनरल का परिषद कोई ऐसा कानून बनाता है तो आप उसे नकार सकते हैं, आप उसे रद्द कर सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या होता है। एक जो 1786 के बाद एक अधिनियम है जिसे कहा जाता है 1793 का चार्टर एक्ट। क्या कहा जाता है? 1793 का चार्टर एक्ट। और इसमें याद रखिएगा, केवल और केवल आपको यही याद रखना है कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार, यानी कि जो कंपनी का शासन अधिकार, व्यापारिक अधिकार जो है, वह 20 वर्षों के लिए क्या किया जाता है? ब्रिटिश संसद के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। अब 20 वर्ष इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये लोग तो था थित्तर। अब इन लोगों को लगता था कि भारत में हमें ज्यादा से ज्यादा
मुनाफा मिल रहा है, यहाँ के लोगों को मूर्ख बना करके रखो, यहाँ के लोगों को किसी प्रकार से शोषित करके यहाँ के चीज़ों को लेकर के जाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे और यहीं से सामान लेकर के जाएँगे, बना करके लाएँगे और यहीं बेचेंगे ज़्यादा मुनाफा के साथ। तो इसी प्रकार से 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो 1793 में एक अधिनियम आया था, एक चार्टर एक्ट आया था और उसमें क्या कहा गया, कंपनी के शासन अधिनियम को, शासन अधिकार को, व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दो, चलो बढ़ा दो। तो ये 1793 में आया। अब देखो क्या आता है, 1793 के बाद 20 वर्षों के बाद एक अधिनियम फिर से लाया जाता है, मतलब 20 वर्ष तक वो शासन उसी प्रकार से करते रहा, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब देखिए 1793 के 20 वर्षों के बाद आता है ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया एक चार्टर एक्ट 1813 का। कितना चार्टर एक्ट लाया गया एक 1813 का, 20 वर्षों के बाद, 1793 प्लस 20, चार्टर एक्ट 1813 का। अब क्या होता है कि ब्रिटेन में, ब्रिटेन या फिर जो पश्चिमी देश है उसमें इंडस्ट्री वगैरह बहुत होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, औद्योगिक क्रांति हो चुकी है और जब औद्योगिक क्रांति हो जाएगी तो वहाँ फैक्ट्रीज वगैरह बनने लगे, चीज़ें सामान वहाँ पर बहुत ज़्यादा बनने लगे, व्यापारी बहुत ज़्यादा होने लगे और अगर केवल कंपनी ही व्यापार करेगा तो और व्यापारियों का क्या होगा बताइए, और व्यापारियों का क्या होगा। तो वही चीज को देख करके कंपनी के, यही चीज को देख करके कि और व्यापारियों को भी ऐसा मतलब जो मौका दिया जाए, ठीक है, चूंकि बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हो गया, सामान बनने लगा, जो सूती कपड़ा वगैरह है वो बहुत ज्यादा फैक्ट्री यहां पर बनने लगा, यहीं से कपास लेकर के जाते थे, वहां कपड़ा बनाते थे और वो कपड़ा विदेश में बहुत जगह बेचते थे। तो इसका जो अब कहाँ ये बेचेगा, इसके लिए मार्केट खोलना होगा। तो वही चीज एक अधिनियम लाया गया किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813, और इसमें कहा गया कि कंपनी केवल व्यापार करेगी ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। तो याद रखेगा चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा कहा गया था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है। क्या कहा गया, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है कि केवल कंपनी ही व्यापार करे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है। तो लेकिन कंपनी को कुछ रियायत दिया गया है। 1813 में कहा गया ठीक है, आप जो और भी व्यापारी हैं ब्रिटेन के, वो भी जाकर के भारत में व्यापार कर सकते हैं, अपने सामान को बेच सकते हैं, यहां के लोगों को लूट सकते हैं, शोषण कर सकते हैं। यही अंग्रेजों की नीति थी। लेकिन वो कहा कि चलो कोई बात नहीं, चाय का व्यापार केवल कंपनी ही करेगी और चीन के साथ भी व्यापार केवल कंपनी ही करेगी। चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो जाए, लेकिन एक्सेप्शन में रख लिया कि चाय का व्यापार अभी भी केवल कंपनी के पास सुरक्षित रहा और चीन का व्यापार भी केवल चीन के साथ व्यापार भी केवल कंपनी करेगी। तो 1813 का बात यह याद रख लीजिएगा। और तीसरा बात यह याद रखिएगा कि 20 वर्षों के लिए फिर से कंपनी के प्रशासनिक अधिकार, व्यापारिक अधिकार, राजस्व अधिकार, इन सब का जो है 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। यानी कि 1813 के बाद कब आएगा फिर अगला एक्ट, आप बताइए। तो 1833 में आएगा। कब आएगा, 1833 में आएगा। तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। क्या क्या बात हो गया, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, चाय और चीन के साथ व्यापार कंपनी ही करेगी, इसमें था, ठीक है। कंपनी का 20 वर्ष का और जो अधिकार पत्र है उसे बढ़ा दिया गया। दूसरा बात कि यहाँ के लोगों को किस प्रकार से लुभाया जाए, क्या किया जाए, यहाँ के लोगों को लुभाया जाए ताकि अगर कहीं पर आप जाएंगे तो वहां के लोगों को थोड़ा मोड़ा कुछ प्रलोभन देंगे कि नहीं देंगे ना। तो वहां के लोगों को कुछ प्रलोभन दिया जाए, किस इस प्रकार से प्रलोभन दिया जाए, लोभ दिया जाए कि वहां के लोग जो है हमें सोचे अरे ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आप तो जानते ही है अल्टीमेट क्या हुआ, अंग्रेज यहाँ के लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ लोभ प्रलोभन दे करके यहाँ पर इनको शोषण करने का इसका मेन मोटो था। तो वहां पर कहा गया कि लोगों को ऐसा विश्वास दिलाने के लिए कहा कि हम आप लोगों के लिए काम करते हैं, हम यहाँ व्यापार करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो आपके लिए भी कुछ काम करेंगे। तो शिक्षा पर, पढ़ाई पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान भी चार्टर एक्ट 1813 में आया। तो लोगों को लगा अरे ये लोग हमारे लिए सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। वो सिर्फ अपना उल्लू कहता है ना, अपना उंगली से घी, कुछ भी कहता है, मतलब अपना प्रॉफिट देख रहा था, ठीक है, अपना प्रॉफिट देख रहा था थेतरवा लोग, ठीक है, अंग्रेज लोग। तो ये शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान चार्टर एक्ट 1813 में आया, कहा। और लेकिन ये क्या था, इसके पीछे का कारण क्या था, तो इसके पीछे का कारण था ईसाई धर्म को बढ़ाना। क्या करना, अपने क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना, और ईसाई धर्म, ईसाई मिशनरियों का भारत में आने का छूट भी 1813 के चार्टर एक्ट में आया था, याद रख लीजिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसाई मिशनरियों का भारत में आने के लिए जो छूट है इसी चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से दिया गया। शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान भी इसी में आया। अब हम लोग देखते हैं सीधे 20 साल बाद, क्या देखेंगे, सीधे 20 साल बाद चलो आता है चार्टर एक्ट 1833। क्या आया, चार्टर एक्ट 1833। सीधे आ गए 20 साल के बाद। क्या इसके बाद भी 20 साल बढ़ाया गया कंपनी का अधिकार को? हां, इसके बाद भी कहा गया कि अब हम लोग एक एक्ट लाएंगे 1853 में। कब लाएंगे? 1853 में, 20 साल बाद। इसमें भी कंपनी के व्यापारिक अधिकार को बढ़ा दिया गया। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को बढ़ा दिया गया। लेकिन इससे पहले क्या था, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 1813 में खत्म किया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार कहा कि कंपनी ही करेगा। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि रुको, तुम लोग अब किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि केवल तुम ही लोग व्यापार करोगे। तो चीन और चाय के साथ भी व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया गया। याद रहेगा, देखिए, सबसे पहले व्यापारिक अधिकार समाप्त करने का, एकाधिकार समाप्त करने का शुरुआत 1813 में हुआ, लेकिन चाय और चीन को अपने पास रखा था। लेकिन 1833 में कहा गया कि चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त किया जाता है। याद रहेगा, चाय और चीन के साथ भी व्यापारिक अधिकार चार्टर एक्ट 1833 में कर दिया गया। यानी कि कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और कहा गया कि आप लोग व्यापार नहीं करेंगे, आप लोग केवल और केवल राजनीतिक कार्य देखेंगे। ब्रिटिश संसद आपको जो चीज कहेगा वो आप कंपनी के माध्यम से, हम केवल शासन करने का काम करेंगे। व्यापार ब्रिटेन के आदमी करेंगे, ब्रिटेन के व्यापारी करेंगे। लेकिन कंपनी को कहा गया कि आप अब एक प्रशासनिक व्यवस्था बन गए हैं, प्रशासनिक यूनिट बन गए हैं, आपको केवल राजनीतिक कार्य देखना है, व्यापार कोई और करेगा। ठीक है, तो ये बात सुन लिए कि कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 में आता है। अब क्या होता है, अब आपको एक बात याद रखना है कि इससे पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। क्या बन गया? बंगाल का गवर्नर, याद रखिएगा कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया वॉरेन हेस्टिंग्स। अब 1833 में इन लोगों का दिमाग खटकता है, अंग्रेजवा का दिमाग जो है थोड़ा सा खटकता है और यह कहता है कि अब जो है थोड़ा सा अपना एरिया को, प्रशासनिक जो यूनिट है मेरा, इसको बढ़ाना चाहिए और पूरे भारत पर शासन व्यवस्था करने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल को कहा गया कि आप अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होंगे। याद रहेगा, 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, और बंगाल का गवर्नर जनरल 1833 में कौन था? विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक था। और इसी विलियम बेंटिक को कहा कि अब विलियम बेंटिक जो है वह बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन बना सबसे पहले? विलियम बेंटिक। याद रहेगा, विलियम बेंटिक। अब देखिए क्या होता है कि याद है आपको, रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य, उसके बाद 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में रेगुलेट कहा गया था कि गवर्नर जनरल के कार्यकारी सदस्य में 3 सदस्य, मतलब टोटल कितने? इसमें 5, इसमें 4। अब क्या होता है कि कहा गया कि देखो, हम लोग तो चीजों को बढ़ा दिए, अपने एरिया को वाइड कर दिए, यहां के लोगों को लूट भी ठीक ठाक रहे हैं, पूरे भारत पर गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, विलियम बेंटिक साहब को। लेकिन कानून कौन बनाएगा? ठीक है, क्या कहा गया? कानून कौन बनाएगा? उसके लिए कोई एडवाइजर वगैरह रख लेते हैं। क्या करते हैं? कोई एडवाइजर रख लेते हैं। तो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में एक, क्या कहा गया, एक विधि सदस्य, कानून बनाने वाले, कानून पर एडवाइस देने वाले सदस्य को शामिल किया गया। विधि सदस्य को शामिल किया गया किसमें? गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में। चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से एक विधि सदस्य को शामिल किया जाता है और वह पहला विधि सदस्य है लॉर्ड मैकाले। कौन है? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैकाले प्रथम विधि सदस्य थे और चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद में लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि सदस्य बनाया गया था। देखिए, विधि सदस्य तो था, लेकिन इसे किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था कि अपना यह कोई वोट दे सके। ठीक है, कोई मतलब जब कानून वगैरह बनेगा
तो ये इसके पास कोई भी निर्णायक मत या फिर कोई वोट नहीं दे सकता, केवल वहां बैठकर चीजों को सुन सकता है, अपना एडवाइस दे सकता है। एडवाइस मानना ना मानना गवर्नर जनरल के ऊपर था, भारत के गवर्नर जनरल के ऊपर था। अब सुनिए, बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार कब छीना गया? चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से। चीजों को याद कीजिए, चार्टर एक्ट 1833 में कहा गया कि आपके अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था पूरे तरह से समाप्त कर दिया गया, चाय और चीन के साथ भी समाप्त कर दिया गया। कंपनी को कहा गया आपको केवल अब राजनीतिक कार्य करना है। बंगाल के गवर्नर जनरल को कहा गया कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल रहोगे तुम। उसके बाद कहा गया कि कोई कानून वगैरह बनाना पड़ेगा, ठीक है, लोग अगर गलती करेगा या फिर अपने तरीके से मनमानी करना हो तो कानून हम कैसे बनाएंगे? तो कानून बनाने के लिए क्या कहा गया? गवर्नर जनरल के परिषद में एक सदस्य, विधि सदस्य शामिल कर दिया गया। यानी कि अब जो है गवर्नर जनरल के परिषद में, देखिए 1784 में क्या कहा गया था? 3 सदस्य, लेकिन 3 के बाद एक सदस्य आ गया। कौन? तो आ गया विधि सदस्य और एक गवर्नर जनरल, यानी कि टोटल 5 सदस्य हुआ। लेकिन इस जो एक सदस्य विधि सदस्य था, इसको और कोई स्पेशल अधिकार नहीं दिया गया कि तुम कुछ वोट वगैरह दे सकते हो। मतलब रहा तो टोटल अगर देखा जाए काम के लिए तो 4 ही रहा, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए संख्या के लिहाज से तो 5 हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं सीधे 20 साल बाद, किसमें? सीधे 20 साल बाद देखेंगे, और उसमें क्या देखेंगे? 1853 में देखेंगे, चार्टर एक्ट 1853। और इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोगों ने देखा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसमें सदस्यों की संख्या 24 थी, और उस सदस्यों की संख्या को घटाकर क्या कहा गया कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 नहीं रह करके 18 रहेगी। कितना? यह कहा गया चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से। चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 18 कर दी गई, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो कंट्रोल बोर्ड है, नियंत्रण बोर्ड है, उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार द्वारा निश्चित होगा। और यह वेतन कौन देगी? कंपनी देगी। इसके लिए धन कौन देगी? कंपनी देगी। अच्छा, इसमें 6 सदस्य जो है क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 6 सदस्य क्या होगा? क्राउन, ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश संसद के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और देखिए इसमें क्या हुआ, चार्टर एक्ट याद रख लीजिएगा, चार्टर एक्ट 1853 में विधि सदस्य, जो अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि एक विधि सदस्य को शामिल किया गया था। किसमें? विधि सदस्य को शामिल किया गया था चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से। तो विधि सदस्य को कहा गया कि आपको हर एक प्रकार का अधिकार दिया जाता है। आपको विधि सदस्य को एक पूर्ण मेंबर के सदस्य, पूर्ण सदस्य कहा गया, और कहा गया कि आप वोट भी कर सकते हैं, आप मत भी दे सकते हैं, आप चीजों में इंटरफेयर भी कर सकते हैं, और आप एक पूर्ण सदस्य हो गए अब। ठीक है, तो यह वोट वगैरह सब कुछ देने का इसको अधिकार दिया गया। और इसमें जो यहाँ पर जो भी कंपनी का जो अधिकारी होता था, जो सदस्य होता था, उसके लिए किस प्रकार से इसका चयन शुरू हुआ? तो इस उसके चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का भी कंडक्ट कराने का शुरुआत जो है चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से करा गया। दोस्तों, हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो कंपनी पर संसद का, ब्रिटिश संसद का नियंत्रण कैसे बढ़े, उसके लिए 1784 में एक एक्ट लाया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, याद रहेगा, जिसमें 6 सदस्य थे। इस 6 सदस्य में ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य भी शामिल होता था, जो कि कंपनी पर पूर्ण पूर्ण रूप से अधिकार अपना जमाए रखता था। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक ब्रिटिश क्राउन के नहीं, कंपनी के शासन के अधीन जो कुछ एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया, उन सबको हमने देखा है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो भी कानून, मतलब इसके बाद जो 1857 की क्रांति होती है, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म, एक बहुत बड़ा चेंज होता है, और उसके बाद जो है ब्रिटिश संसद थोड़ा सा चीजों को क्या करता है, अपने कंट्रोल में लेता है, ताकि इस प्रकार का जो विरोध है, विद्रोह फिर से नहीं हो पाए, और फिर ब्रिटिश संसद डायरेक्ट भारत के प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था पर अपना कानून बनाने लगता है। और हम लोग आगे अगले क्लास में देखेंगे ब्रिटिश क्राउन, यानी कि क्राउन के अधीन, क्राउन के अंतर्गत जो अधिनियम है, एक्ट है, उसे देखेंगे। आपको ये पूरा का पूरा याद करना है, और इसके एमसीक्यू भी हम लोग लगाएंगे। और इसके पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है, इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा? टेलीग्राम चैनल आप सर्च कीजिएगा, परीक्षा हॉल्ट, परीक्षा हॉल्ट
24/7 और उसे सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नहीं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ लिंक दिया गया है। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिएगा और आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा, सारे के सारे पीडीएफ आपको वहाँ मिलेंगे। कंटेंट में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, कंटेंट आपको बहुत अच्छा क्वालिटी का कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। हम आपके लिए बहुत मेहनत करने की मतलब मेहनत करने के लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अगर सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और जो भी बच्चे जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड उत्पाद सिपाही, अभी एक आईटीआई वाला वैकेंसी आया है, जो भी कर रहे हैं, उसके लिए एक वीडियो अभी मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहें।